Hello class 10, let's continue our first chapter of history, nationalism in Europe. So last class में हमने पढ़ा था कि फ्रांस का केस पढ़ा था, राइट? कि फ्रांस में नेशनलिज्म, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स का फीलिंग्स किस तरह से आई, और नेपोलियन ने सिविल कोड लेकर जितने भी फ्रांस के लोग थे या फिर जितने भी कंट्रीज जहां पर नेपोलियन ने कैप्चर किया था, वो सारी कंट्रीज में उन्होंने जब सिविल कोड लाया था तो लोगों की रिएक्शन क्या थी, वो सारी चीजें पढ़ी थी। अब उसी तरह से अब सी द नेम ऑफ द टॉपिक इज नेशनलिज्म इन यूरोप। सो हम सिर्फ फ्रांस के बारे में नहीं पढ़ेंगे, पूरे एंटायर यूरोप के कंट्रीज में किस तरह से नेशनलिज्म का फीलिंग आया और वहां पर पहले किस तरह की रूल्स हुआ करती थी, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। और किस तरह से हर एक यूरोप के कंट्रीज के अंदर ही मिडिल क्लास एमर्ज हो गए और वो लोग मोनार्की के खिलाफ उन्होंने फाइट किया, रिवोल्ट किया। ओके, सो सिमिलरली आज का हमारा जो नेक्स्ट सब टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब इस एनसीईआरटी में आप लोगों को इस सब टॉपिक में आप लोगों का एग्जाम्पल दिया गया है कि यूरोप के रेस्ट ऑफ द कंट्रीज में सिचुएशन क्या था, ठीक है, और वहां की हालात क्या थी, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ओके, सो हमारा पॉइंट नंबर 1 है मिड 18th सेंचुरी देयर वर नो नेशन स्टेट इन यूरोप, देयर वर autocratic monarchies in Eastern and Central Europe. People of these regions did not share collective identity or common culture. They even spoke different languages, which means, see, 18th century के mid 18th century में, which means 1750 के द्वारा यूरोप में कोई भी देयर वाज नो नेशन स्टेट, देयर वाज नॉट अ सिंगल नेशन स्टेट। अब नेशन स्टेट का डेफिनेशन क्या है वो हमने शुरुआत में पढ़ी थी। नेशन स्टेट जहां पर अगर इफ वी टॉक अबाउट नेशन स्टेट देन देयर शुड बी अ 3 फैक्टर, दैट इज कॉमन आइडेंटिटी, हिस्ट्री एंड द स्ट्रगल। अंडरस्टूड? सो मिड 18th सेंचुरी के बीच में यूरोप के कोई भी एक सिंगल भी कंट्रीज नहीं था जहां पर जो एक नेशन स्टेट हो। सो देयर वर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप। यूरोप के मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द यूरोप में क्या था, स्पेशली ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज, विच मीन्स एब्सोल्यूट मोनार्की। कंट्री में सिर्फ सिंगल रूलर हुआ करता था, वो हुआ करता था किंग। ओके, ऑटोक्रेटिक एब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम हुआ करता था जो एक सिंगल राजा पूरी नेशन के लिए डिसीजन लेता था। पीपल ऑफ दिस रीजन डिड नॉट शेयर कलेक्टिव आइडेंटिटी एंड कॉमन कल्चर सिंस इट वाजंट अ नेशन स्टेट। सो ना वो कॉमन आइडेंटिटी शेयर करते थे, ना कॉमन लैंग्वेज शेयर करते थे, ना कल्चर शेयर करते थे, ना हिस्ट्री, कुछ भी कॉमन नहीं हुआ करता था। उनकी लैंग्वेज अलग होती थी, उनकी आइडेंटिटी अलग होती थी, उनकी कल्चर अलग होती थी। दे वर कम्प्लीटली डाइवर्स ग्रुप ऑफ सोसाइटी हुआ करता था एंटायर यूरोप में। ओके, उसी का एग्जांपल लेते हैं हम यूरोप का वन ऑफ द कंट्रीज हैब्सबर्ग एम्पायर। नाउ हैब्सबर्ग हिस्टोरियन का कहना है कि ये जो हैब्सबर्ग एम्पायर है इट वाज लाइक अ पैचवर्क। ओके, मान लो कि दिस इज अ हैब्सबर्ग एम्पायर। ओके, यहाँ पर बहुत सारे पैचेस हुआ करती थी। इच पैचेस यूज्ड टू रिप्रेजेंट इच रीजन। ओके, हर एक पैच एक रीजन को रिप्रेजेंट करता था और हर एक रीजन में अलग अलग कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज, एवरीथिंग यूज्ड टू बी अ डिफरेंट। ओके, फॉर एग्जांपल हैब्सबर्ग एम्पायर में क्या हुआ करता था, उसी कंट्री में ऑस्ट्रेलियन हंगरी रीजन हुआ करता था, अल्पाइन रीजन हुआ करता था, ऑस्ट्रिया, सडनलैंड, बोहीमा, एक ही कंट्री में अलग अलग रीजन, और अगर अलग अलग रीजन होते तो अलग अलग कल्चर भी होते थे, अलग अलग उनकी लैंग्वेजेस होती थी, उनकी आइडेंटिटी भी अलग अलग ही होती थी। देयर वाज नथिंग कॉमन अमंग द दिस ग्रुप ऑफ पीपल, कोई भी कॉमन नहीं होता था। ओके, सच डिफरेंसेस डिड नॉट इजीली प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। इफ अगर आपकी कंट्री में हर एक चीज अलग अलग, मान लो कि अगर आपकी नेशन की आपकी जो कंट्री का सिटीजन है, एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री शेयर डिफरेंट आइडेंटिटी, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट हिस्ट्री, तो वहां पर यूनिटी जैसी एक कलेक्टिवनेस का कोई भी एक कॉमननेस का एक फीलिंग्स ही नहीं आता। पीपल एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते थे।
The only lie binding these diverse group together was a common allegiance to the emperor. उनके बीच में सिर्फ एक ही चीज कॉमन हुआ करता था, that used to be a emperor. उनके रूलर जितने भी होते थे वो ही उनके बीच में कॉमन होता था. रेस्ट ऑफ द एवरीथिंग वाज डिफरेंट. उनके आइडेंटिटी से लेकर उनकी कल्चर से लेकर हर एक चीज उन लोगों की अलग अलग होती थी. सो दिस वाज द इस तरह से पहले यूरोप की जो जितने भी नेशंस हुआ करती थी वो इस तरह से बटा हुआ होता था. कोई देयर नथिंग इज किसी भी कंट्री के लोगों के बीच में ही, उसी कंट्री के लोगों के बीच में ही कुछ भी कॉमन नहीं होता था. सो 18th सेंचुरी में यूरोप में जो यूरोप की जो सोसाइटी थी वो दो भाग में बटी हुई थी. दैट इज एरिस्टोक्रेट्स एंड कॉमन एरिस्टोक्रेट एंड द पेजेंट्स. ओके, एरिस्टोक्रेट एंड पेजेंट्स. ओके, यूरोप में 18th सेंचुरी के द्वारा जो जितनी भी सोसाइटी थे यूरोप की हर एक कंट्री में जो पॉपुलेशन था वो दो भाग में बटी हुई थी, एरिस्टोक्रेट्स एंड पीजेंट्स. जो एरिस्टोक्रेट्स होते थे वो पावरफुल होते थे, रिसोर्सफुल, जिसके पास पैसे होते थे. दे यूज्ड टू बी अ रिच पीपल, रिच पॉपुलेशन ऑफ द सोसाइटी. जो पीजेंट्स हुआ करते थे वो लेस, उनके पास लेस पावर हुआ करता था. जो पॉपुलेशन में भी ज्यादा थी लेकिन उनके पास पावर कम होती थी, रिसोर्सेस कम होती थी. और एरिस्टोक्रेट जो रिच एंड पावरफुल होते थे, जो उनकी पॉपुलेशन भी बहुत कम हुआ करती थी. नाउ इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं. ठीक है, सो एरिस्टोक्रेट्स कौन होते हैं? द रिच पीपल, जिसके पास रिसोर्सेस ज्यादा होती है, उनको एरिस्टोक्रेट्स बोला जाता था. नाउ उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, लेट्स सी. कॉमन वे ऑफ लिविंग. हर एक एरिस्टोक्रेट्स जो भी होते थे, एरिस्टोक्रेट्स में जितनी भी सोसाइटी हुआ करती थी, सोसाइटी के लोग कॉमन वे ऑफ लिविंग, उनकी बैठने का, उनके तरीके, लाइफस्टाइल, हर एक चीज कॉमन होता था. ऑन स्टेट्स इन टाउन्स, हाउस इन कंट्री साइड्स. अब टाउन्स वगैरह में उनकी जमीन वगैरह हुआ करती थी और कंट्री साइड्स में उनकी घर वगैरह होती थी. विच मीन्स गांव में भी और सिटीज में भी, दोनों में उन लोगों का क्या हुआ करता था, जमीन घर हुआ करता था. दे यूज्ड टू स्पोक फ्रेंच फॉर द पर्पस, फ्रेंच लैंग्वेज फॉर द पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी. सी, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो पूरे यूरोप के लोगों ने जो ये फ्रेंच लैंग्वेज था, they used to treat them as a sophisticated language, which means high standard के लोग ही इस लैंग्वेज को वो बोलते थे. So basically जितने भी एरिस्टोक्रेट्स हुआ करते थे वो अपनी सोसाइटी में क्या करते थे, सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज ही बोलते थे. और कोई भी पॉलिटिकल बातें हो, चीजें हो, उसके लिए कोई भी उनकी बिजनेस हो, ट्रेड हो, इन टर्म्स ऑफ दैट वो क्या करते थे, सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज यूज करते थे. हालांकि दे यूज्ड टू बिलोंग फ्रॉम द डिफरेंट रीजन. उनकी खुद की रीजनल लैंग्वेज होती थी लेकिन वो अपने रीजनल लैंग्वेज नहीं बोलते थे, वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे अपनी स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए सोसाइटी में. ऑल्सो फैमिलीज वर कनेक्टेड विथ बाय द मैरिजेस. जितने भी एरिस्टोक्रेट्स की सोसाइटी हुआ करती थी वो सोसाइटी में क्या हुआ करता था, एक दूसरे से किस तरह से कनेक्ट हुआ करते थे, वो शादियों से वो कनेक्ट होते थे. जितने भी बड़े बड़े एरिस्टोक्रेट्स फैमिली के लोग हुआ करते थे उन्हीं की सोसाइटी के लोगों से वो लोग क्या करते थे, रिश्तेदारी में वो अपनी रिलेशन बनाते थे, कनेक्ट होते थे इस तरह से. Now, socially and politically powerful, although they were minority in the populations, but yet they were socially and politically very powerful. वो minority में थे, ठीक है. माइनॉरिटी मतलब उनकी जो पॉपुलेशन थी यूरोप में वो कम थी. एरिस्टोक्रेट बहुत ही कम लोग हुआ करते थे. हर एक कंट्री में क्या होते थे, एक रिच पीपल होते हैं एंड एक पुअर पीपल होते हैं. जो रिच पीपल होते थे उनकी प्रोपोर्शन ऑब्वियसली क्या होती है, कम होती है. ठीक है, सो एरिस्टोक्रेट्स की जो पॉपुलेशन थी वो भी बहुत कम थी, येट दे वर वेरी सोशली एंड पॉलिटिकली वेरी पावरफुल. क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस थी, पैसे ज्यादा थी, इसलिए वो क्या हुआ करते थे, बहुत ही पावरफुल हुआ करते थे. ऑन दी अदर हैंड जो हमारे मेजोरिटी ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है, दैट इज पेजेंट्स, वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थी, लेट्स सी. दे वर मेजोरिटी इन पॉपुलेशंस इन वेस्ट यूरोप, टेनेंट्स एंड स्मॉल
ओनर्स। यूरोप के जितने भी वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप है वहां पे जितने भी टेनेंट्स कौन होते हैं? किराएदार। ओके, ऑब्वियसली जो एरिस्टोक्रेट्स होती है वो क्या करते हैं, उनके पास लार्ज लैंड हुआ करता है, लेकिन उस लैंड में वो खुद जाकर काम नहीं करते। वो क्या करते हैं, दूसरे जो पुअर पीपल होते हैं, पुअर पेजेंट्स होते हैं, फार्मर होते हैं, उनको अपने लैंड में काम करवाते हैं, एंड दे आर द वन हु कॉल्ड टेनेंट्स। ओके, टेनेंट्स एंड जितने भी स्मॉल ओनर्स है वो उनको दे वेर द मेजोरिटी इन द पॉपुलेशन। एंड ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में उस टाइम क्या हुआ करता था? सर्फडम सिस्टम हुआ करता था। ओके, अब सर्फ मतलब क्या होता है? जितने भी पेजेंट्स के पॉपुलेशन थे उसी में से कौन हुआ करता था? सर्फ भी हुआ करता था। आप लोगों को पता होगा कि फ्यूडल सिस्टम क्या होती है, राइट? क्लास 9 में जो हमने पढ़ा था फ्यूडल सिस्टम क्या होती थी। सो उसी के अकॉर्डिंग जो एक बॉन्डेड लेबर भी अकॉर्डिंग टू द फ्यूडल सिस्टम क्या होती है? फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोगों के लिए थर्ड स्टेट के लोगों को उनके अंडर में काम करनी पड़ती है। नो मैटर व्हाट द जॉब इज, दे हैड टू डू फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट ऑफ द क्लास, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट ऑफ द सोसाइटी। सो सर्फडम मतलब क्या होता है? जितने भी पेजेंट्स, फार्मर्स जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट या फिर एरिस्टोक्रेट के लिए काम करनी पड़ती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सर्फ। सर्फ को हम दूसरा वर्ड भी दे सकते हैं फॉर योर कन्वीनियंस, सर्वेंट। ओके, आपकी कन्वीनियंस के लिए सर्फ मतलब क्या होता है? सर्वेंट, जो रिच पीपल, एरिस्टोक्रेट्स के लिए काम करते हैं, ठीक है। नाउ एट द सेम टाइम इन द मिड ऑफ द 18th सेंचुरी वहां पर क्या हुआ था? यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था। ओके, ये क्या है? इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब क्या होता है? इस दौरान क्या हुआ था? जितनी भी फैक्ट्रीज थी और जितनी भी मशीन्स थी वो बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ मशीन प्रोडक्ट यूरोप में यूज करना शुरू किया था विद द हेल्प ऑफ मशीन्स एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज बहुत ही ज्यादा नंबर में बढ़ गई थी। सो इस दौरान सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट देखने को मिला हमें ब्रिटेन में, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद जर्मनी। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारी अब यूरोप की सोसाइटी में नया सोसाइटी एमर्ज हुआ जिसको हम बोलते हैं न्यू सोशल क्लास। ओके, कमर्शियल वर्किंग क्लास, कमर्शियल वर्किंग एंड मिडिल क्लास, ये टर्म एक ही चीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास एंड commercial class. Okay, so with the effect of industrialization यूरोप में नया सोसाइटी एमर्ज हुआ जिसको हम बोलते हैं मिडिल क्लास या फिर वर्किंग क्लास या फिर कमर्शियल क्लास। अब ये लोग कौन होते हैं? ये जितने भी वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास लोग थे, दे वर अगेंस्ट एरिस्टोक्रेट्स। ओके, अब यही मिडिल क्लास लोग, एजुकेटेड मिडिल क्लास भी बाद में जाकर बने, एंड वो क्या थे? दे वर कम्प्लीटली अगेंस्ट द प्रिविलेजेस विच यूज्ड टू एंजॉय बाय द एरिस्टोक्रेट्स या फिर फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट ऑफ द सोसाइटी। So, and they also became the force of unity and nationalism. They also brought nationalism in the यूरोप। उन्होंने क्या बनाया? नेशन स्टेट बनाने में यूरोप में जितने भी कंट्रीज में नेशन स्टेट बनाई है, फॉर्म हुआ है, वो किसकी वजह से है? मिडिल क्लास की वजह से है, मिडिल क्लास पीपल की वजह से है। नाउ ये मिडिल क्लास लोग किस तरह से एमर्ज हो गए? पहले यूरोप में सिर्फ 2 ग्रुप ऑफ सोसाइटी हुआ करता था, दैट इज एरिस्टोक्रेट्स एंड द पेजेंट्स, ठीक है? ये जो मिडिल क्लास पीपल है, ये पेजेंट्स, जितने भी पेजेंट्स एंड फार्मर्स जो लोग से, उन्हीं से एमर्ज होकर आए हैं। जितने भी स्मॉल बिजनेस ओनर हुआ करते थे, स्मॉल लैंड ओनर्स, वो क्या होते थे? स्मॉल स्केल में बिजनेस करने वाले, छोटे मोटे टेक्सटाइल की प्रोडक्शन करना, पहले वो स्मॉल स्केल में करते थे, लेकिन जब से मशीन या फिर फैक्ट्रीज शुरू हो गई, उन्होंने उसका फायदा उठाया। टाउन्स और सिटीज में वो जाकर वहां पर बैठने लगे और अपना जो बिजनेस था वो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? अपना बिजनेस को स्प्रेड किया और एक्सपैंड किया। नॉट ओनली इन देयर कंट्रीज लेकिन ओवरसीज में भी उन्होंने अपना क्या किया? जो बिजनेस थी, जो ट्रेड थी, उसको एक्सपैंड किया और उसी तरह से उन्होंने क्या किया? अपना पैसे अर्न किया, एंड उन्होंने अपना जो जगह है वो यूरोप में बनाई थी, एंड दे आर द वन
मिडिल क्लास में सभी लोग हुआ करते थे, पेजेंट से लेकर बिजनेसमैन, लॉयर, प्रोफेशनल्स, जितने भी डॉक्टर्स, टीचर्स, जितने भी लोग हुआ करते थे वो मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे। पहले यूरोप में मिडिल क्लास नहीं हुआ करते थे। जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की मदद से मिडिल क्लास यूरोप में इमर्ज हो गए। नाउ इसी चीज को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।